नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम एक टॉपिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पार्ट 1 में चर्चा की कि मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक है, कौन कौन से वंशज हुए जिन्होंने शासन किया। सबसे पहले वंशज मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंशज होते हैं या उन्हें मामलूक वंश कहा जाता है। हमने पिछले पार्ट में चर्चा की कौन कौन से शासक होते हैं, कैसे अस्तित्व में आते हैं और कब तक कैसे शासन करते हैं। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहला शासक हमने कौन सी बात की थी, गुलाम वंश या मामलूक वंश के, कब से कब तक। तो ये 1206 से 1290 तक थे। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। कौन से वंश? गुलाम वंश। कब से कब तक? तो 1206 से 1290। बात की जाए गुलाम वंश का संस्थापक, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगर बात की जाए इसके संस्थापक की, याद रखिएगा गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है। लिख देते हैं इधर। मामलूक वंश संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब हम पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे अस्तित्व में आता है, कैसे भारत पहुंचता है, इसके बारे में चर्चा करें। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन मूलतः कहाँ का निवासी था? तो एशिया महाद्वीप में एक देश पड़ता है तुर्कमेनिस्तान। कौन से? तुर्कमेनिस्तान। अच्छा, पता है आपको लोगों को तुर्कमेनिस्तान की वर्तमान में भी है? इसकी राजधानी वर्तमान में क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए। कहाँ का निवासी था? निवासी की बात की जाए, मूलतः निवासी कहाँ का था? तो तुर्कमेनिस्तान। कहाँ का निवासी था? तो तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान कई बार यह पूछा जाता है तुर्कमेनिस्तान में या किस जनजाति से जुड़ा हुआ था? तो इस जनजाति नाम था एल्बारी तुर्क जनजाति। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति से जुड़े हुए थे? तो एल्बारी तुर्क जनजाति से जुड़े हुए थे। संबंध किससे था? एल्बारी तुर्क जनजाति से। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, तो हम इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। निवासी कहाँ का होता है? मूलतः निवासी तुर्कमेनिस्तान का होता है। पूछा जाए संबंध किससे था? तो इसका संबंध एल्बारी तुर्क जनजाति से था। जब इसका जन्म होता है तो यह बहुत निम्न स्तर का था, बहुत गरीब था। तो उस टाइम क्या था कि दासों को बेचने की प्रथा चल रही थी, या उस शिकार भी हुआ या व्यापारियों का शिकार भी हुआ, इसे भी बेच दिया गया। बाल अवस्था में इसे दास बाजार में बेच दिया जाता है। और दास बाजार में जब बेचा जाता है तब इसे कौन खरीदता है? तो 10,000 रुपए देकर काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी नाम का व्यक्ति खरीद लेता है। इसके आगे बात करें तो क्या होता है? बाल्य अवस्था में इसे दास बाजार में बेच दिया जाता है। कहा? तो दास बाजार में इसे बेच दिया गया। इसको कौन खरीदता है? तो 10,000 रुपए में। कितने रुपए में? तो 10,000 रुपए में काजी फखरुद्दीन कौन खरीदता है? तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। अब्दुल अजीज
कूफी। ये भी प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है। बताइए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक को बाजार में बेचा जाता है, दास के बाजार में बेचा जाता है, तब उसको कौन खरीदता है? तो 10,000 रुपए देकर कौन खरीदता है? तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी खरीद लेते हैं। अब अब्दुल अजीज इनको क्या कहते हैं? शिक्षा देते हैं। इन्होंने शिक्षा दी, युद्ध कला सिखाया, धनुर्विद्या सिखाई, सबसे महत्वपूर्ण घुड़सवारी सिखाई। क्या क्या सिखाया? इनको शिक्षा देते हैं, शिक्षा देंगे और युद्ध कला भी सिखाएंगे, युद्ध कला के बारे में सिखाएंगे। शिक्षा दी, युद्ध कला के बारे में सिखाया और धनुर्विद्या भी सिखाई और घुड़सवारी। घुड़सवारी भी सिखाई। कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही वफादार थे। इन्होंने अपने मालिक का बहुत ही वफादारी के साथ दिया, इनके हर सुख दुख में खड़े रहे। लेकिन कहते हैं ना, समय बीतता है, समय बीतने के बाद काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज की मृत्यु हो जाती है। अब जब इनकी काजी साहब की जब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद इनके जो पुत्र थे, ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देते हैं। कहां पर? तो गजनी के बाजार, गजनी का बाजार यानी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में दास के बाजार में बेच दिया जाता है इनको। आगे बात करें, अब थोड़ा शार्ट में लिखते हैं। शार्ट में देखिए, हम बात करते हैं काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, तो हम काजी साहब लिख देते हैं, काजी लिख देते हैं। काजी की मृत्यु के बाद काजी के पुत्रों ने इन्हें यानी ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के बाजार यानी कहाँ? अफगानिस्तान क्षेत्र में बेच दिया। कहां पर? तब जब काजी साहब की मृत्यु होती है तो इनके पुत्रों ने ऐबक को गजनी का बाजार यानी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में इनको बेच दिया। अब बेचने के बाद वहां इनको कौन खरीदता है? तो मोहम्मद गौरी इन्हें खरीद लेता है। जहां पर ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। कौन खरीद लेता है? तो मोहम्मद गौरी खरीद लेते हैं। अब मोहम्मद गौरी खरीद लेते हैं। जब मोहम्मद गौरी अपने पास ले जाते हैं तो इनकी ज्ञान और इनकी धनुर्विद्या, इनके घुड़सवारी की ज्ञान को देखकर, इनकी क्षमता को देखकर इन्हें अपने यहाँ एक पद हुआ करता था उस समय, वाला प्रमुख, उसका नाम था अमीर आखुर। कौन सा? अमीर आखुर। कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। बताइए, मोहम्मद गौरी ने किस पद पर नियुक्त किया? नियुक्त पद का नाम क्या था? अमीर आखुर। अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया, जिसका मतलब था कि वाला प्रमुख। इसके बाद लिखते हैं, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को किस पद पर नियुक्त किया? तो अमीर आखुर। अमीर आखुर
पद पर नियुक्त किया। एवं को किस पद पर? अमीर ए आखुर, ठीक सही, अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त किया। अमीर ए आखुर मतलब क्या होता है? अश्वशाला प्रमुख। इधर लिख दें, इधर लिख देते हैं, अश्वशाला प्रमुख। अश्वशाला प्रमुख के पद पर नियुक्त कर दिया। अब अच्छा चल रहा था सब कुछ। पूछा जाए भारत में पहली बार कब आते हैं, तो इसके आगे चर्चा करते हैं। ये 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। उस समय मोहम्मद गौरी की तरफ से युद्ध करने आते हैं भारत में पहली बार। लिखते हैं इसके बाद, ये भारत में पहली बार 1192 ईस्वी में। कब? 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पहली मोहम्मद गौरी के साथ लड़ने आते हैं। और एक कुशल भी थे, योग्य भी थे। इस कारण इन्होंने उत्तर भारत के काफी क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। लड़ने आते हैं जहां इन्होंने उत्तर भारत के कई क्षेत्रों को जीता। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जीता। लेकिन क्या होता है, 1206, अब टाइम तो सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सुख और दुख एक जीवन के पहलू हैं। कभी सुख होता है तो कभी दुख। पहले दुख ही थे, सुख में थे, फिर उसके बाद आए दुख में, फिर सुख में। अब यहाँ पर भी होगा क्या कि समय बीतेगा, समय बीतने के साथ 1206 ईस्वी मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे होती है? तो इनकी हत्या की गई होती है। तो हत्या इनकी कौन करता है? इनकी हत्या कौन करता है? तो बात की जाए, वहां पर एक खोखर जनजाति पाई जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी हत्या खोखर जनजाति के लोगों ने की। इनकी मतलब मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की? तो खोखर जनजाति के लोगों ने की। और मोहम्मद गौरी अपने परिवार वालों पर भरोसा नहीं करता था। तो इसके उस टाइम 3 प्रमुख गुलाम थे। अब इसका शासन कौन चलाएगा? इनके जो 3 प्रमुख गुलाम होंगे वही शासन चलाएंगे। इनके 3 प्रमुख गुलाम कौन कौन थे, इनकी चर्चा करें। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम। पहले की बात की जाए तो पहला प्रमुख गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रिय। उसके बाद ताजुद्दीन यालौद। थोड़ा नाम कठिन है, अब नाम है तो क्या किया जाए, नाम तो पढ़ना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे।
कौन था? दूसरा ताजुद्दीन ऐबक। कौन? ताजुद्दीन ऐबक। उसके बाद नसरुद्दीन कुबाचा। तीसरा कौन था? तीसरा गुलाम कौन था? नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा, ये तीनों गुलाम थे। अब गौरी ने अपने साम्राज्य का बंटवारा तो किया नहीं था, तो निश्चित बात है अब यही तीन जो होंगे इनमें बंटवारा होगा, यही तीनों शासन आगे करेंगे। किसको कौन सा क्षेत्र मिलता है, इसको इसकी बात करें। पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए। पहला गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको कौन सा मिला? तो इसको उत्तर भारत का क्षेत्र मिला। कौन सा क्षेत्र? उत्तर भारत का क्षेत्र। उत्तर भारत के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र मिले? तो लाहौर, पंजाब, बंगाल। लाहौर, पंजाब, बंगाल। कौन कौन से? लाहौर, पंजाब, बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली आदि इन क्षेत्रों को मिला। किसको मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उत्तर भारत का क्षेत्र, उत्तर भारत के क्षेत्र में कौन कौन से? तो उत्तर भारत में कौन कौन से क्षेत्र? लाहौर, पंजाब, बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, आगरा और दिल्ली, ये क्षेत्र मिले। इसके आगे बात की जाए दूसरे गुलाम ताजुद्दीन या अलाउद्द। दूसरे की बात की जाए कौन था? तो ताजुद्दीन या अलाउद्द। इसको क्या मिला? तो गजनी का क्षेत्र, को यानी अफगानिस्तान। तीसरा कौन था? तो नसरुद्दीन कुबाचा। नसरुद्दीन कुबाचा। इसको कौन सा क्षेत्र मिला? सिंध। अब बताइए सिंध कहाँ है? सिंध और मुल्तान। सिंध और मुल्तान एक कहाँ है? पाकिस्तान क्षेत्र में। अब कैसे हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक की भारत में एंट्री हो चुकी। अब कुतुबुद्दीन भारत आएंगे। भारत आने के बाद कौन कौन से शासन, कैसे शासन किया, कौन से मंदिर मस्जिद बनवाए, उनके नाम क्या है, इनके द्वारा कैसी पद्धति अपनाई गई शासन करने की, इन सब की चर्चा हम अगले पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।